वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। चलिए हम देखते हैं पिछले लेक्चर पर जो होमवर्क दिया गया था उसको सॉल्व किया जाए। किसी समांतर श्रेणी में 23 और 57 के बीच कितने समांतर माध्य रखे जाएं कि पहले माध्य पद तथा अंतिम माध्य पद का जो अनुपात है 5:11 के अनुपात में हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यह मानना है कि कितने समांतर माध्य पद रखे जाएं, ये निकालना है। तो ये मान लीजिए कि n समांतर माध्य पद रखे जाएं। ठीक है, तो माना कि 23 तथा 57 के बीच 23 तथा 57 के बीच n समांतर माध्य रखे जाएं। समांतर माध्य रखे जाएं। तो ये क्या होगा, आप यहां पर देखें 23 यानी कि 23 और 57 के बीच A1 A2 A3 डैश 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 AN, आपने n समांतर माध्य रख लिया। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया गया है उसी तरह से इसको करना है। पिछले लेक्चर में आप देखे होंगे इन सभी क्वेश्चन को हमने किस तरह से कराया था। तो यहाँ पर A का वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो 23 हो जाएगा और B जो लास्ट टर्म है वो 57 यह होगा। पहले समांतर माध्य और अंतिम समांतर माध्य का दिया हुआ अनुपात, तो पहले समांतर माध्य में A1 इक्वल टू A प्लस डी आप कर लेंगे तो आपका A1 आ जाएगा, यही हमने बताया था। तो A प्लस डी यानी 23 प्लस डी हो जाएगा ये वैल्यू। और A2 जो होगा या A2 नहीं निकालेंगे, AN डायरेक्ट AN निकालेंगे तो AN 57 माइनस डी अगर करें तो AN निकल जाएगा, यानी कि 57 माइनस डी यानी कि B माइनस डी या 57 माइनस डी है, AN निकल जाएगा। अब प्रश्नानुसार दिया क्या है कि पहले माध्य पद और अंतिम माध्य पद का अनुपात, तो यहाँ पर A1 अपॉन AN यह अनुपात होगा 5:11 का जो दिया गया है। अब यहाँ पर हम A1 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ठीक है, और AN की वैल्यू दूसरे पद से रख देंगे जो दूसरे लाइन में हमने निकाला है। ठीक है, तो चलिए हम इसको रखते हैं। A1 की वैल्यू होगी 23 प्लस डी और AN की वैल्यू होगी 57 माइनस डी। ठीक है, और सबसे पहले हम D की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जिससे D की वैल्यू निकल जाए तो N की वैल्यू D के फार्मूले में पुट करके हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 इंटू 23 प्लस डी एंड 5 इंटू 57 माइनस डी। ठीक है, तो 11 इंटू 23 डी, तो 11 3 जा 33 हो जाएगा, 11 2 जा 22 और 3 22 और 3 25 हो जाएगा, ये 253 हो गया। 11 डी आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25 और 3 28 यानी 285 हो जाएगा, ये माइनस 5 डी। तो चलिए इसे इधर ट्रांसपोज कर देते हैं और इस न्यूमेरिकल को उधर ले जाते हैं जो वैल्यू दिया हुआ है। तो 11D माइनस इधर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5D। ठीक है, और यहाँ 285 माइनस 253। अब देखिए 11 प्लस 5 16D यहाँ हो जाएगा, 16D इक्वल टू, और यहाँ पर 285 माइनस 253, तो यहाँ पर 2 और जब 5 से इसे यानी कि 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि D इक्वल टू हो जाएगा 32/16 और वैल्यू D की आ जाएगी 2। तो D की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया। D की वैल्यू हमें मिल गया। हमें निकालना क्या है, N की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमने माना है कि 23 और 57 के बीच N समांतर माध्य रखे जाएं। ठीक है, तो इसे हमें निकालना है। तो अब हम देखते हैं, सिंस यहाँ पर D इक्वल टू क्या होता है,
बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। यह फार्मूला डिराइव भी हमने करवाया था। यह किसमें है, जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि n समांतर माध्य, दो संख्याओं के बीच में n समांतर माध्य निकालने के लिए, तो वहां से आप देखेंगे यह d इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन होता है। अब d की वैल्यू क्या है 2 और b यहाँ पर दिया हुआ 57 माइनस 23 अपॉन n प्लस वन, ठीक है। आप n प्लस वन को इधर ट्रांसपोज कर लो और 2 जो है नेक्स्ट साइड में चला जाएगा, तो यहाँ n प्लस वन इक्वल टू 57 माइनस 23, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा अपॉन 2, यानी कि यह हो जाएगा n प्लस वन इक्वल टू 34 अपॉन 2। तो n प्लस वन इक्वल टू 34 अपॉन 2। तो 34 को 2 से आप क्या करो, डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। आप देखो 2 से जब डिवाइड करोगे 34 को 17 आ जाएगा, तो n प्लस वन इक्वल टू 17 हो गया और यहाँ n इक्वल टू हो गया 17 माइनस 1 और n इक्वल टू 16। यही जो है आंसर है कि 23 और 57 के बीच कितने समांतर माध्य रखे जाएं, 16 समांतर माध्य रखे जाएं। तो यह जो है प्रथम और अंतिम समांतर माध्य का जो अनुपात होगा वह 5:11 का अनुपात होगा, ठीक है। तो आपने देखा सबसे पहले आपने जो है 23 और 57 के बीच n समांतर माध्य रखे और इसे सीरियल वाइज रख लीजिए, 23 फिर a1 a2 a3 an 57। ये बहुत इजी कर देगा कैलकुलेशन को। अगर आप a1 की वैल्यू इसके रिगार्डिंग यानी 23 प्लस d ले लीजिए, क्योंकि हर एक पद में d का डिफरेंस होगा और यहाँ पर भी d का डिफरेंस होगा, तो 57 माइनस d अगर करेंगे तो ये आ जाएगा। इससे आप जो है d की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और d की वैल्यू उठाकर पुट कर दीजिए फार्मूले में b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और इस हिसाब से आप जो है n की वैल्यू 16 पा जाएंगे। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे कि उनको भी यह वीडियो मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, और जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का क्या है कि ये स्टेटमेंट में जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो आगे का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसमें स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान दीजिएगा और उसके बाद वह क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसमें जो है समांतर माध्य और समांतर श्रेणी के स्टेटमेंट में कंफ्यूजन होता है, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है। और यह जो है जैसे कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट या कथन है उसको इस तरह से रखा जाता है कि एक साथ आने की वजह से वह क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्लियर नहीं हो पाता है कि हम क्या करें, कैसे पहले इसे फाइंड आउट करें और क्या हमें निकालना है, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि x y z समांतर श्रेणी में है, क्वेश्चन है यदि x y z समांतर श्रेणी में है और यहाँ पर x और y का समांतर माध्य a है और x तथा y का समांतर माध्य a है और y तथा z का समांतर माध्य y तथा z का समांतर माध्य b है, तो
सिद्ध करें कि यक्स ए तथा बी का समांतर माध्य, सिद्ध करें कि ए तथा बी का समांतर माध्य y होगा। ठीक है, आपको यही सिद्ध करना है। सबसे पहली बात तो दिया हुआ यदि x y z समांतर श्रेणी में है, x तथा y का समांतर माध्य a है। देखिए इन दोनों के बीच समांतर माध्य जो पोजीशन है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और इसको इंग्लिश में भी हम जो है समझा दे रहे हैं कि इफ x y z आर इन AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड a is arithmetic mean of x and y and b is arithmetic mean of y and z, then prove that y will be the arithmetic mean of a and b। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि x और y का जो समांतर माध्य है तो इनके बीच आएगा वह a होगा, और y तथा z का समांतर माध्य b है। ध्यान दें आप कि x y z समांतर श्रेणी में दिए हैं और x y का समांतर माध्य a है, y z का समांतर माध्य b है, तो इन दोनों का समांतर माध्य अगर हम देखें b तो यह y होगा। इसी चीज को निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर यह a यानी कि x a y b z अगर एक साथ रखे जाएं तो वो समांतर श्रेणी में होंगे, और उस हिसाब से अगर हम देखें तो y उसका समांतर माध्य होगा। लेकिन इसको कैसे प्रूफ करेंगे, किस तरह से हम मैथमेटिकली इसे प्रूफ करेंगे, उसे लिखना है, उसे जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी मैथमेटिक्स में होती हैं हम जानते हैं, लेकिन उसको लिखने का क्या तरीका है, ठीक है, वह जरूरी है कि आप उसे उसी तरह से लिखकर रिप्रेजेंट करो। ठीक, तो सबसे पहली बात यहां पर दिया क्या है, सिंस x y z समांतर श्रेणी में है, आपको ध्यान देना होगा कि x y z समांतर श्रेणी में दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ सिंस का सिंबल लगाएंगे जिससे कि यह हम बता सकें कि यह हमें प्राप्त है इसमें। अब जो है अगर ये x y z समांतर श्रेणी में है तो y माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई ये हो जाएगा, और y को इधर ले आएंगे, x को उधर ले जाएंगे, तो y प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस एक्स ये हो जाएगा। अतः ऐसे जो है कैलकुलेट कर लेंगे हम, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, z प्लस एक्स, यह जो है इक्वेशन 1 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देखते हैं, तो x और y का समांतर माध्य ये है, तो हम लिखते हैं सिंस x तथा y का समांतर माध्य ये है, अतः क्या होगा, देयरफॉर a इक्वल टू, बाय डिफिनीशन अगर देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी का डिफिनीशन लगा है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो वो तीसरे पद में से दूसरे पद के अंतर के बराबर होगा। यहाँ उस तरह से लगाकर हमने इक्वेशन ले लिया। यहाँ पर हम x और y का समांतर माध्य अगर a है तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब देखें आप कि तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है y तथा z, सिंस y तथा z का समांतर माध्य क्या है, b है, तो आप क्या लिखेंगे भी, देयरफॉर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेफिनेशन के अनुसार b इक्वल टू y प्लस जेड बाई 2। आप जानते ही हैं कि अगर दो संख्याओं का समांतर माध्य कोई संख्या दी हुई है तो वह समांतर माध्य दो संख्याओं के योग के बाद 2 से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है।
ठीक है, तो वही हमने किया y प्लस जेड बाई 2। अब देखें आप कि यहाँ पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में a और b है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो a प्लस बी हमें मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, और हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर। ये क्या होगा भाई, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, तो a और b है यहाँ पर, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये लेफ्ट साइड में हो गए, लेफ्ट साइड में a है, इसके लेफ्ट साइड में b है, तो a प्लस बी को हमने ऐड कर लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2 प्लस y प्लस जेड बाई 2, यानी कि यहाँ पर जो है दोनों का एडिशन हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड, यह a प्लस b। अब जरा इनको ऐड करते हैं, y को एक साथ ऐड कर लेंगे, 2y हो जाएगा, और आप जानते हो x प्लस जेड एक साथ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर a प्लस b यह हो जाएगा x प्लस जेड, एक पास लिख लो आप, और y प्लस वाई 2y हो गया। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि x प्लस जेड या z प्लस x हमें इक्वेशन 1 में दिया हुआ है 2y, तो यहाँ से x और z रिप्लेस कर देंगे और हम उसके जगह पर क्या लिखेंगे, 2y, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमें z प्लस एक्स इक्वल टू 2y प्राप्त है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी इक्वल टू 2y प्लस 2y अपॉन 2। आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, क्या लिखना होगा, समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि आपको रेफरेंस देना होगा कि हमने ये परिवर्तन कहाँ से किया। ठीक है, कहाँ पर लिखा हुआ है कि x प्लस जेड इक्वल टू 2y होगा, क्योंकि आपने वहां पर रिप्लेस कर दिया ना, तो आप इक्वेशन 1 को रेफरेंस दे देंगे, यानी कि यह जो परिवर्तन हुआ समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि हमने जो भी चेंजेस किया है वह समीकरण 1 से चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें a प्लस बी इक्वल टू 2y प्लस 2y, यानी 4y बाई 2, 2 से ये 4 काटेंगे 2 होगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 2y। आप ध्यान दें, a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर 4y बाई 2 था, 4y बाई 2 मतलब 2y हो गया, 2 से 4 कटा, 2 बचा 2y, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। आप देखें यहाँ पर बाय डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि a तथा b का समांतर माध्य y है, जो कि यहाँ पर प्रूफ करने को दिया गया है। तो हम लिखेंगे अतः a तथा b का समांतर माध्य y है, और यही प्रूफ करने को दिया गया था, हेंस ये क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर प्रूव्ड हो गया कि a प्लस बी का समांतर माध्य y है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, आप देख लें, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन सभी क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करें, जिससे कि और अच्छे से समझें, क्योंकि रिवीजन करने का मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, जितनी बार आप कोशिश करेंगे अपने से लगाने के लिए, उतना और क्लियर होता जाएगा, और यह जो है बहुत ही आसान होगा आप लोगों के लिए, और ये मुश्किल से अगर आपको एग्जामिनेशन में आएगा तो 2 से 3 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा और आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छे थीम पर ये क्वेश्चन हैं, और बहुत ही सरल रूप के क्वेश्चन हैं, और बहुत ही सरलता से इसे सॉल्व कराया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम अगर ये कहते हैं कि कहीं पर भी दिया हो कि समांतर श्रेणी में
तीन क्रमागत पदों को जोड़ने पर या गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त होती है, या चार क्रमागत पदों को जोड़ने पर यह संख्या प्राप्त होती है, तो उन क्रमागत संख्याओं का आप मापन यानी कि क्या मानेंगे यह हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में जो है मान लीजिए तीन पद मानना हो, क्या है तीन पद, अगर हमें मानना है कि तीन पद वाली यानी कि तीन क्रमागत पद हैं जिनका योग 21 है और इनका गुणनफल 231 है, तो आप ऐसी संख्याओं को क्या मानेंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन और इजी हो जाए। तो हम देखें तीन पदों के लिए हम जो मानेंगे वह a माइनस डी ए और a प्लस डी है। आप जानते हैं ये क्या है, प्रथम पद लिखते हैं, लेकिन यहाँ a माइनस डी ए और a प्लस डी लिखेंगे जिससे कि हम जब जोड़ें, ऐसा क्यों मानेंगे, जिससे कि पहले ही क्वेश्चन में हमारा एक वैल्यू आ जाए। अगर हम इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो आप देखें जब भी हम ऐड करते हैं तो यहाँ d की वैल्यू कट जाएगी, d की वैल्यू कट जाएगी यानी कि d कट जाएगा, 3a आएगा, और मान लीजिए 21 है तो ये 3a = 21 होगा, जिससे कि a की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से हम इसे मानते हैं, ठीक है। अगर चार पद के लिए मानना है तो समांतर श्रेणी में चार क्रमागत पदों का योग इतना है, तो चार पद यानी कि इवन नंबर है ना, 4 क्या है इवन नंबर है, तो हम उसे मानेंगे और वहां पर -2d का अंतर यानी 2d का अंतर रखेंगे। 2d का अंतर रखेंगे तो ये क्या होगा, a - 3d और a - d। देखिए इन दोनों में 2d का अंतर है, ठीक है, a + d, अब इसमें भी 2d का अंतर पड़ गया, फिर a + 3d। तो सम संख्याओं में हमेशा दो d का डिफरेंस लेंगे और विषम संख्याओं के लिए हमेशा एक d का डिफरेंस लेंगे। विषम संख्या मतलब विषम संख्या या समांतर श्रेणी कहा गया, जैसे तीन समांतर श्रेणी, तीन पद हो समांतर श्रेणी में, 5 पद हो समांतर श्रेणी में, तो एक d का अंतर लेंगे। यहाँ जैसे 5 पद है, 5 पद के लिए आप क्या लिख सकते हैं, a - 2d a - d। अब देखें यहाँ एक पद का अंतर है, फिर a + d और a + 2d। तो ये हमारे क्वेश्चन को आसान कर देगा। जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सलूशन जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर हम a मानते हैं, a + d a + 2d मानते हैं, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और निकालने में समय लगेगा, ठीक है, अधिक से अधिक समय लग सकता है। और इसमें क्या है, इस तरह से मानने पर d हमारा कट जाएगा ऐड करने पर, और यहाँ पर कम समय में ही हमें a का मान मिल जाएगा। और जब दूसरे कंडीशन में हम पहुंचेंगे तो a का मान रखेंगे और d का मान मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं और उसे सॉल्व करवाते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि किसी समांतर श्रेणी में ऐसी तीन संख्याएं ज्ञात करें। किसी समांतर श्रेणी में ऐसी तीन संख्याएं ज्ञात करें समांतर श्रेणी में ऐसी तीन संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 21 तथा गुणनफल 231 हो।
देखिए किसी समांतर श्रेणी की ऐसी तीन संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 21 तथा गुणनफल 231 हो। तो आप चलिए हम मान लेते हैं, माना कि समांतर श्रेणी में आप लिखेंगे तीन क्रमागत संख्याएं या क्रमशः तीन संख्याएं, ठीक है, में तीन क्रमागत संख्याएं a माइनस डी, ए और a प्लस डी है। ठीक है, तीन संख्याएं कौन कौन सी हैं? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। देखिए आपको तीन संख्या वाली राशि इसमें दी हुई है, तीन संख्या वाले समांतर श्रेणी दिया हुआ, तो हमने a माइनस डी, ए प्लस डी माना। और यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? a माइनस डी यानी कि सभी संख्याओं का योग क्या है? 21 है, 21। तो सभी संख्याओं का योग लिख लीजिए और यहाँ पर d और d कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस डी और प्लस डी है, तो 3a, क्योंकि a प्लस ए तीन जगह a है, 3a इक्वल टू 21 हो जाएगा। और आप क्या करेंगे? a इक्वल टू हो जाएगा 21/3, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा a इक्वल टू 7। ठीक, अब जो है यहाँ पर तीनों का योग तो हो गया, अब तीनों का गुणनफल दिया हुआ है, तो तीनों के गुणनफल देख लीजिए। a माइनस डी अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट के द्वारा a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, जो कि क्या है? 231। ठीक है, तो जरा आप a की वैल्यू जो मिल गया है उसे आप पुट कर लें, रख लें, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी, जो कि 231 होगा। ठीक, अब यहाँ पर 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी ये रख लें, तो 231/7 ये हो जाएगा। तो 7 से इसे काट देंगे तो 3 7 क्या 21 और फिर 7 3 जा 21, 33 हो जाएगा ये। आप देखें 7 को आपने इधर भेज दिया। ठीक है, अब ये 7 माइनस डी 7 प्लस डी क्या होगा? 7 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में होगा, तो आप फार्मूला लगा लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाएगा 7। a की जगह क्या है? 7 है और b की जगह d है, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 33। देन 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 33। 49 को उधर ट्रांसपोज कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 33 माइनस 49, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 49। 33 में से घटेगा तो ये क्या बताएगा? कितना आ जाएगा? -16। ठीक है, तो आप माइनस कैंसिल कर लें या माइनस यहाँ से एबॉलिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा देयरफॉर डी स्क्वायर इक्वल टू 16। अब आप d की वैल्यू ले लें, तो आप ये जानते हैं कि जब d स्क्वायर इक्वल टू 16 होगा तो d की वैल्यू हो जाएगी +-4 या +-√16, क्योंकि दोनों वैल्यू इसके पॉसिबल हैं, प्लस के लिए भी, क्योंकि +4 का भी होल स्क्वायर 16 होता है और -4 का भी होल स्क्वायर 16 होता है, तो d इक्वल टू हो जाएगा +-16 यानी कि +-4, यह हो जाएगा +-4 d का मान। अब जो है यहाँ पर संख्याएं क्या होंगी? जो माना गया है वो तीन संख्याएं कौन सी होंगी यह निकालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि a इक्वल टू 7 एंड d इक्वल टू 4, क्योंकि दो कंडीशन है ना, एक तो 4 है और एक -4, तो दोनों के लिए इसे निकाल लिया जाए। तो एक पहला क्या है? a माइनस डी जब लिखेंगे आप तो 7 - 4 यह हो जाएगा 3, a लिखेंगे तो 7 और a प्लस d जब लिखेंगे तो 7 + 4 जो कि होगा 11। ठीक है, ये तो 3 7 11
ये तीन संख्याएं आ गई। अगर तीनों को ऐड किया जाए 3 + 7 10 + 11 21, ये वेरीफाई भी कर रहा है, ये आंसर भी होगा। लेकिन ये हम नहीं भूलेंगे कि ये डी का जो है वैल्यू -4 भी होगा, अतः इसे -4 पर भी निकालना होगा। यदि a = 7 और d = -4 है तो आपको -4 के लिए भी निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर यही चीज रखते हैं a - d, तो 7 -4 हो जाएगा। तो 7 -4 क्या होगा? 7 + 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन है, और यह 7 + 4 11 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज a = 7 और a + d जो होगा वह यहाँ पर 7 + -4 होगा, जो कि 7 - 4 यह हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपको दोनों सीरीज मिल जाएगा, एक हो जाएगा 11 7 और 3। तो आंसर में आप जब लिखेंगे तो ये दोनों सीरीज लिखेंगे, यानी कि 3 4 11 एंड या और 11 3 7 11 3 7 11 एंड 11 7 और 3, दोनों तरह से माना जा सकता है, इसलिए इसका दोनों आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन हम देते हैं इससे रिलेटेड, और जो कि आज का होमवर्क होगा, आप उसे लगाएंगे। होमवर्क क्वेश्चन क्या है होमवर्क का, ये देखें। ऐसी तीन संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में हो। ऐसी तीन संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में हो। ऐसी तीन संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में हो और जिनके पहले तथा तीसरे पद का योग और जिनके पहले तथा तीसरे पद का योग पहले तथा तीसरे पद का योग 12 तथा 12 दिया गया है, तथा पहले तथा दूसरे पद का, ये दूसरा है, पहले तथा दूसरे पद का गुणनफल, पहले तथा दूसरे पद का गुणनफल 24 है। ठीक है, पहले तथा दूसरे पद का गुणनफल 24 है। तो आप जरा ध्यान दें कि ऐसी तीन संख्याएं बताना है जो समांतर श्रेणी में हो, जिनके पहले तथा तीसरे पद का योग 12 और पहले तथा दूसरे पद का गुणनफल 24 हो। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। फाइंड find the three numbers which is in AP. Find the three numbers which is in AP. AP means arithmetic progression, and whose first term sum of the first and third term is 12, and whose first and second term product is 24. Either you can say product of first and second term is
24। ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि सबसे पहले ये 3 संख्याएं लेनी है जो कि समांतर श्रेणी में हो। तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि किस तरह से हमने समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं मानी थी, उसी तरह से आपको मानना है। और पहले और तीसरे पद का योग करेंगे आप तो वह 12 के बराबर रखेंगे, और पहले दूसरे पद का गुणनफल करेंगे तो वो 24 के बराबर रखेंगे, और इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।